हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम भाषा विज्ञान में हमने पाली तक कवर कर लिया था, पाली तक सभी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। तो आज हम उसके आगे करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्राकृत, जिसे हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि प्रथम प्राकृत द्वितीय प्राकृत नाम क्यों पड़ा था। ठीक है, अब आगे जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक प्राकृत। तो सबसे पहले प्राकृत के लिए दो मत है। मैं एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले जो है हमारे प्राकृत के लिए दो मत है। ठीक है, जो सबसे पहला है वो ये है कि प्राकृत को जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो कौन से विद्वान क्या मानते हैं, किनका क्या मत था, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, अब सबसे पहले देखो प्राचीन जो प्राकृत है, ठीक है, उसके लिए जो मत है कि उसकी उत्पत्ति कौन से विद्वान ने क्या माने, तो सबसे पहले जो आता है वो हमारी आती है प्राचीनतम जनभाषा। ठीक है, प्राचीनतम जनभाषा। प्राकृत को सबसे पहले प्राचीनतम जनभाषा माना है और वो मानने वाले कौन है, वो है नेमी साधु। प्राचीनतम जनभाषा से इसका क्या मतलब है, वह प्राचीनतम जनभाषा, प्राचीन से मतलब है जो पहले से चली आ रही है, जो पहले की भाषा है। ठीक है, और जनभाषा, जनभाषा मतलब जो आम तौर पे लोग आपस में जो बातें करते हैं या जिस भी भाषा में बात करते हैं वो होती है जनभाषा, लोगों की जो नॉर्मल भाषा होती है। ठीक है, मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेमी साधु ने प्राकृत की जो उत्पत्ति या जो कहते हैं कि जहाँ प्रारंभ माना है, वो कहते हैं कि प्राकृत जो है वो प्राचीनतम जनभाषा है, वो प्राचीन से चली आ रही जो लोगों की भाषा है, जनता की भाषा है, वही प्राकृत है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र एक है वो ये है, ये कहते हैं प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम। इसका मतलब है प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। और ये मत है किसका, ये मत है नेमी साधु का। प्रथम जो सबसे पहला जो मत था वो पता चल गया, वो है प्राचीनतम जनभाषा, जो कि नेमी साधु ने माना है। इतना क्लियर है। अब जो दूसरा मत था वो था प्राकृत की उत्पत्ति के लिए, कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। प्राकृत की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, संस्कृत से। और ये माना किसने है, तो ये माना है हेमचंद्र ने। ठीक है, और ये माना है, ये प्राचीनतम जनभाषा प्राकृत को माना था नेमी साधु ने, संस्कृत से माना है हेमचंद्र ने। अब देखो हेमचंद्र क्या मत था, वो कहते हैं प्राकृत का कोई मानकीकरण नहीं था। ठीक है, जब प्राचीनतम भाषा का मानकीकरण हुआ और तब मानकीकृत होकर हमें सबसे पहली जो भाषा मिली, सांस्कृतिक भाषा मिली, वो थी, वहीं से हमारी होती है संस्कृत, वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद जितनी भाषाएं आईं वो संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। और ये मत किसका था, हेमचंद्र का। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हेमचंद्र मानते हैं प्राकृत का कोई मानकीकरण नहीं था। जब प्राचीनतम भाषा का मानकीकरण हुआ तब मानकीकृत होकर हमें पहली सांस्कृतिक या साहित्यिक जो भाषा मिली, वहीं से उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, या वही संस्कृत थी। उसके बाद जितनी भी हमें भाषाएं मिली हैं वो उत्पन्न हुई हैं संस्कृत से। तो प्राकृत की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या है, हेमचंद्र और जो अन्य विद्वान थे उनका मत ये था कि जब तक किसी भाषा का संस्कार नहीं हुआ है तो उसको भाषा नहीं कह सकते। वो केवल क्या होती है, छोटी छोटी बोलियां थी जो भी पहले थी। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। इसके बाद जो भाषाएं निकली वो संस्कृत से ही निकलती हैं, ये हेमचंद्र का मत था।
संस्कृत को मूल भाषा किसने माना है? तो वो मानते हैं हेमचंद्र। ओके, इतना क्लियर हुआ कि प्राकृत की उत्पत्ति। दोबारा सुनो, प्राकृत की उत्पत्ति के लिए दो मत है। प्राकृत की उत्पत्ति सबसे पहले नेमी साधु प्राचीनतम जनभाषा मानते हैं कि ये पहले से चली आ रही है। दूसरा मत है संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, जो कि हेमचंद्र ने माना है। हेमचंद्र कहते हैं कि जो प्राकृत है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, अब ये सारे जो भी विवाद है ये तो बाद की बात है। अब जो प्राकृत को जनभाषा सबने माना है, प्राकृत को जनभाषा सभी विद्वानों ने माना है, और इसी प्राकृत से आगे चलकर बनती है पाली। इसी प्राकृत से आगे चलकर क्या बनती है? हमारी पाली। ठीक है, और जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। ओके, प्राकृत क्या थी? संस्कृत और जनभाषा का मिश्रित रूप बनके पाली बना था। ठीक है, अब आपको मैं प्रथम प्राकृत एक बार थोड़ा सा दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ठीक है, अब देखें, जो हमारी प्रथम प्राकृत थी जिसे पाली कहा जाने लगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पाली हमारी कोई भाषा नहीं थी। पाली भाषा के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं हुआ था, भाषा के रूप में बहुत बाद में इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। इसको जो बौद्ध धर्म के जो बातें थी, जो विचार थे, या जो उनकी भाषा की वजह से कह दिया गया, तो उनको बस ऐसी मतलब पाली भाषा को बस कह रहे थे। ठीक है, पाली पर कोई भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रही थी। जब भारत में व्याकरण लिख रहे थे उस समय तक पाली को पाली भाषा नहीं कहा जाता था, वो प्रथम प्राकृत थी। ठीक है, जिसे पाली कहकर उस पुकारा जाता था। जैसे आप सभी का कोई ना कोई घर में निकनेम होता है, जैसे अभिषेक का भी हो गया, या फिर कोई भी नाम ले लें, इस तरह से जैसे निकनेम होता है, वैसे ही मान लो कि जो हमारी प्रथम प्राकृत थी उसका निकनेम पाली था। ठीक है, पहले वो पाली उसको सिर्फ कहकर पुकारा जाता था, कोई पाली कोई भाषा नहीं थी पहले। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे क्या है इसमें कि अब प्रथम प्राकृत जो था यानी पाली, उसमें भी दो तरह की भाषाएं बन रही थी। एक भाषा जिसका इस्तेमाल बौद्ध धर्म कर रहे थे, बौद्ध धर्म या जो उनके समर्थक थे वो लोग कर रहे थे, और इसी से विकसित होकर एक और रूप बस रहा था। एक पाली हो गई जो कॉपी पन्नों पर लिखी गई, कॉपी पन्नों पर जो लिखी गई। ठीक है, और दूसरी जो थी वो थी शिलालेखीय, शिलाओं पर जो लिखी जा रही थी, या शिला को ही अभिलेखीय भी कहते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो, कॉपी पे लिखना आसान था पर शिलालेखों पर लिखना थोड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला कि उसका थोड़ा सा भाषा का मानकीकरण हो, उसको उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, थोड़ा सी उस भाषा में भी थोड़े चेंजेस आए। तो ये थी हमारी क्या थी कि शिलालेखीय जो भाषा थी, और एक थी हमारी पाली। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गई, तो एक हो गई हमारी पाली और दूसरी हो गई शिलालेखीय या अभिलेखीय। इतना क्लियर है। अब आगे देखो क्या है, इस शिलालेखीय में जब साहित्यिक लिखा जाने लगा, इसी शिलालेख में जब साहित्यिक लिखा जाने लगा, जब ये विकसित हो गई, मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ फिर बता दूँ। देखो, जो हमारी शिलालेखीय भाषा थी, शिलालेखीय प्राकृत थी जो हमारी, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब साहित्यिक लिखा जाने लगा, जब साहित्यिक लिखा जाने लगा, जब ये विकसित हो गई तो इसमें साहित्यिक लिखे जाने लगे, तो जो साहित्यिक में आई, तब क्या हुआ, शिलालेख शब्द हट गया और द्वितीय प्राकृत को प्राकृत ही कहा जाने लगा। इससे ये शिलालेख हटा दिया गया और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाने लगा। ठीक है, अब क्या था, इसको क्या दूसरा नाम एक मिला जो था हमारा साहित्यिक प्राकृत। इसके नाम सबसे पहले हो गया हमारा प्राकृत, फिर हुआ द्वितीय प्राकृत, फिर हमारा हुआ तृतीय प्राकृत। इसको साहित्यिक प्राकृत। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं जो कि प्राकृत को मिले। ठीक है, अब क्या था आगे, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ अच्छे से। अब देखो, द्वितीय प्राकृत में क्या हुआ, एक साहित्यिक प्राकृत आ गई, और दूसरी इसी में क्या था, अपभ्रंश था।
अब देखो अपभ्रंश को लेकर के भी थोड़ा सा ना वाद विवाद है कि अपभ्रंश को द्वितीय प्राकृत में रखा जाए या फिर अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत में रखा जाए, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं तृतीय प्राकृत की ओर। हमने द्वितीय प्राकृत तक अच्छे से कर लिया। अब देखो तृतीय प्राकृत क्या था हमारा। तृतीय प्राकृत वो था जिसमें जो भी हमारे वो धार्मिक ग्रंथ थे जो लिखे जा रहे थे, वो क्या था कि हमारे जो हिंदुस्तान से बाहर गए थे, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ हिंदुस्तान से बाहर गए और उसमें कुछ भारतीयपन था, पर कुछ जो विदेशों में गए तो उसके रूप में थोड़ा सा क्या हुआ, उनका प्रभाव आया। उनकी जो भी लिपि थी, जो भाषा थी, उसमें क्या हुआ, थोड़े से चेंजेस आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो अगर किसी चीज़ का, अगर कोई भी वस्तु बाहर गई है, किसी और अन्य स्थान है, अन्य क्षेत्र पे गई है, तो थोड़ा तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो जो हमारे ग्रंथ थे, जो हमारे धार्मिक, अब ऐसा पहले के टाइम पे तो ऐसा था नहीं ना कि उसका प्रिंट निकाल दिया हो गया, दूसरा ग्रंथ तैयार हो गया, ऐसा नहीं था। उसको लिखा जाता था। तो जो दूसरे क्षेत्र में हमारे धार्मिक ग्रंथ गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसमें जो थोड़े बहुत जिस क्षेत्र में गया उसका प्रभाव उस पर पड़ा। अब तृतीय प्राकृत में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या थे, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे वो उस पर हिंदुस्तान का प्रभाव था ही, मतलब जो था वो था, मतलब भारतीयपन तो था, पर जब वो विदेश गए तो उनमें उनका भी असर आया, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है तृतीय प्राकृत के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा पीपीटी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को द्वितीय अवस्था को प्राकृत नाम दिया गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की द्वितीय अवस्था को क्या नाम दिया गया, प्राकृत नाम दिया। जिस प्रकार प्राचीन आर्य भाषा को संस्कृत कहा गया, उसी प्रकार मध्यकालीन आर्य भाषा को क्या कहा गया, प्राकृत। और प्राकृत शब्द का अर्थ प्रकृति अथवा जनसाधारण से लिया गया। प्राकृत शब्द का अर्थ कहाँ से लिया, प्रकृति और जनसाधारण से, यानी जो नेमी साधु का कथन था, ठीक है, जिसके नेमी साधु समर्थक थे। आगे है भोलानाथ तिवारी, जो कि इनकी जो भाषा का इतिहास पुस्तक, देखो मैंने आपको बोला था ना अपभ्रंश के लिए थोड़ा सा वो है कि मतलब इसको द्वितीय प्राकृत में रखें या फिर तृतीय प्राकृत में, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो भोलानाथ तिवारी की दो पुस्तक है, एक भाषा का इतिहास है और एक है भाषा विज्ञान, ठीक है। ये इन्हीं की दोनों पुस्तक है। इन्होंने दोनों में अलग अलग मत दिया है। प्रथम प्राकृत में इन्होंने भाषा के इतिहास में लिखा है पाली और शिलालेखी, ठीक है। द्वितीय प्राकृत में इन्होंने शामिल किया है साहित्यिक प्राकृत। मैंने बताया आपको प्राकृत को ही साहित्यिक प्राकृत कहा जाने लगा था जब शिलालेखी जब विकसित हुई, उसमें जो साहित्यिक रूप, जब साहित्यिक में लिखा जाने लगा तो इसको साहित्यिक कहा जाने लगा, ठीक है। और इसी में इन्होंने अपभ्रंश भी शामिल किया है। ओके, अब तृतीय प्राकृत में क्या है, भारत एवं भारत के बाहर प्रयुक्त विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक व अन्य प्राकृत हैं। अब इन्होंने भाषा विज्ञान में क्या लिखा है, इनका क्या मत था, मध्यकाल, देखो प्रथम जो हमारा प्रथम प्राकृत था, इन्होंने पाली इसमें सम्मिलित किया और शिलालेखीय को इन्होंने यहाँ नाम दिया है अभिलेखीय, ठीक है। द्वितीय में इन्होंने प्राकृत और साहित्यिक प्राकृत, ठीक है। तृतीय में देखो, अब इन्होंने तृतीय में यहाँ अपभ्रंश और अवहट लिखा है, और जबकि यहाँ पे इन्होंने द्वितीय प्राकृत में अपभ्रंश को स्थान दिया है। तो अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको तृतीय प्राकृत अगर ऑप्शन में दिया है कि अपभ्रंश को किस में शामिल किया गया है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में अपभ्रंश को किस में सम्मिलित किया गया है, तो आपको लगाना है तृतीय प्राकृत। अगर ऑप्शन में तृतीय प्राकृत है तो आपको सही लगाना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा में अपभ्रंश को द्वितीय प्राकृत में सम्मिलित किया गया है, अब आपको सही गलत लगाना है, और तृतीय प्राकृत का कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको ये सही लगाना है। इस तरह से अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको तृतीय प्राकृत के साथ जाना है, अगर ये ऑप्शन में है तो इसके साथ जाना है, ये ऑप्शन में है तो इसके साथ जाना है, ठीक है। इतना क्लियर है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नामी साधु प्राकृत को सबसे प्राचीन भाषा माना है। देखो, नामी साधु ने प्राकृत को क्या कहा है? सबसे प्राचीन भाषा माना है, संस्कृत से भी पहले की। ठीक है, इनका जो सूत्र है वो क्या है? प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। प्राकृत को क्या कहते हैं? कि प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जो पहले से, जिसका अर्थ होता है पहले से बनी हुई। आगे इन्हीं का अगला सूत्र है, नाम प्राकृते आगतम प्राकृतम, अर्थात जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम ही प्राकृत है। अब इन्हीं के समर्थक एक हैं, वो है वाक्पति राज, और इनकी ये ग्रंथ है गौड़ बहो। ठीक है, उसमें इन्होंने लिखा है, सैलाओ इम वायाम विसंति एतो एणेति वायाओ एतिम समुद्रम चिड़ेति सायराओ चिच जलाई। इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है और वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। इनका भी क्या मत है कि सारी भाषाएं प्राकृत में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं, और फिर प्राकृत से ही सारी भाषाएं निकलती हैं। और इसी का बिल्कुल अपोजिट कथन था हेमचंद्र का। वो कहते हैं कि सारी भाषाएं क्या हैं? संस्कृत से निकलती हैं। ठीक है, अब देखो, प्राकृत का उद्भव संस्कृत से जो पहले माना है वो नेमी साधु ने माना है, वाक्पति राज ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये मानते हैं कि संस्कृत क्या है? बाद में आई है। ठीक है, और संस्कृत को सबसे पहले माना है हेमचंद्र ने, मार्कंडे ने, वासुदेव ने और लक्ष्मीधर ने। हेमचंद्र का एक जो मत है वो देख लो, संस्कृत मूल है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। संस्कृत को मूल किसने माना है? हेमचंद्र ने। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो प्राकृत को मूल माना है वो किन्होंने माना है? वो है नेमी साधु। अब आगे हम कुछ अपभ्रंश के, ये जो हमारा प्राकृत है इसके भेद देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वररुचि ने प्राकृत के कितने भेद माने हैं। ठीक है, तो वररुचि जिनका समय है 7वीं सदी, और इनकी एक ग्रंथ है जो कि है प्राकृत प्रकाश। इन्होंने 4 भेद माने हैं, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची, शौरसेनी। ठीक है, क्या माना है? महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची, शौरसेनी। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? महाराष्ट्री का हो जाएगा महा, मागधी का हो जाएगा माघ, माघ होता है ना। पैशाची से हो जाएगा पैश, पैश को मान लो पैसे मान लो, शौर से शेर मान लो। महामेघ में पैसे लेके शेर देखने गए, महामेघ, महामेघ में क्या? पैसे लेके शेर देखने गए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो हेमचंद्र का क्या है? इन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो माना है आर्षि, अर्धमागधी, अपभ्रंश और चूलिका पैशाची। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं जो हैं वो हैं हमारे भोलानाथ तिवारी। इन्होंने टोटल 9 माने हैं अपभ्रंश के भेद, सॉरी अपभ्रंश नहीं, प्राकृत के भेद। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, कैकय, ब्राह्मण, टक, खस। दोबारा देखो, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, कैकय, ब्राह्मण, टक और खस। ठीक है, अब हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्राकृत के, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, राजा हाल का है गाहत सत्सई। राजा हाल। प्रवर सेन का है रावण बहो। वाग्पति राज का गौड़ बहो। जय वल्लभ का है वज्जालग और हेमचंद्र का है कुमारपाल चरित। ठीक है, ये आप ग्रंथ के नाम याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृत के जो साहित्यिक ग्रंथ है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगली क्लास में हम अपभ्रंश को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।